देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम आपको ये बता दें कि चुनावों के मद्देनजर हमने कुछ विशेष इंतजाम किए और उन विशेष इंतजाम में आज हम ये कह सकते हैं कि 339वां दिन है जहां इतने ही दिन बचे हुए हैं सबसे बड़ी चुनावी समर के शंखनाद के, और हम लगातार पूरे 400 दिन तक चुनावी खबरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज चुनावी शंखनाद की शुरुआत हम योगी के उस बुलडोजर मॉडल से कर रहे हैं जो 2024 में बड़ा रोल अदा कर सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है तो राजनीति भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से इतर बाकी राज्यों में योगी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है, उससे समझना सरल है कि 2024 के युद्ध में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाला मुद्दा जमकर गूंजेगा। कभी मंडल और कमंडल के फेर में फंसे सूबे में मंदिर का घंटा और सख्त कानून व्यवस्था का डंडा एक साथ बज रहा है। उन्हीं में से एक तस्वीर ये भी है। प्रयागराज में गरज रहा है बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अपराधी का मकान, अपराधी की दुकान। ये अतीक अहमद के शूटर मोहम्मद गुलाम का पुश्तैनी मकान है। उमेश पाल हत्याकांड का शूटर फरार है और शूटर के घर पर बुलडोजर वाला वार है। मोहम्मद गुलाम पहले भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोहम्मद गुलाम एक मर्डर के मामले में जेल जा चुका है, उसके ऊपर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब जब उमेश पाल हत्याकांड में मोहम्मद गुलाम का नाम आया, 5 लाख रुपए का इनाम हुआ, उसके बाद से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद गुलाम का सिलसिला खंगालना शुरू किया तो पता चला जो मकान है वो भी अवैध है, उसका भी नक्शा पास नहीं है। लिहाजा इसी को देखते हुए अब आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दुकान में टोपी लगाए खड़ा ये शख्स ही गुलाम मोहम्मद है। जैसे ही उमेश पाल दिखता है वैसे ही ये गुलाम मोहम्मद गोली चलाने लगता है। वही है बिल्कुल। और बहुत गुलाम ने घटना की, बिल्कुल गुलाम ने घटना की और बहुत ही गलत घटना की है, बहुत ही गलत काम किया है, पूरे परिवार को कलंकित किया है उन्होंने और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। मोहम्मद गुलाम वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। जब उसका कुछ अता पता नहीं चला तो प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई का फैसला किया और परिवार वालों को नोटिस दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। आप लोगों को नोटिस दिया, पहले कभी बताया गया? नहीं दिया, नोटिस नहीं आई हम लोग के पास। नोटिस नहीं आई। अच्छा। कोई भी नोटिस कभी नहीं बताया? नहीं बताया, बस मीडिया चैनलों से पता चला हम लोग को, मीडिया और अन्य न्यूज चैनलों से। बाकी हम लोग पास नोटिस नहीं आई। कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया? कहाँ आप देखिए, कहाँ चस्पा है? कहीं नहीं है, पूरे घर में कहीं भी चस्पा नहीं है। अच्छा, प्राधिकरण के लोग कह रहे हैं कि आपको चस्पा कर दिया गया था नोटिस, ये सब? नहीं बिल्कुल चस्पा नहीं। आप देखिए ना पूरे घर, आप देखिए कहीं भी चस्पा नहीं। योगी सरकार के इस बुलडोजर में चुनावी संदेश भी छिपा हुआ है। 2024 का रण सामने है और बीजेपी के पास बताने के लिए ये है कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की 0 टॉलरेंस वाली नीति रही है। अपराधी बेशक पुलिस की गिरफ्त से फरार तो हो सकता है, मगर उस पर कार्रवाई का दौर जारी रहेगा। इसे इस तरह भी समझिए कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले इस राज्य की भारतीय राजनीति में अलग ही धमक है और पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त शासन शैली ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर वाली नीति रास आ रही है। और सिर्फ यूपी को ही नहीं, अब तो बाकी राज्यों में भी योगी मॉडल की बात होने लगी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कहीं न कहीं एक खौफ सा हो गया है कि इनकाउंटर हो रहा है, ऑन स्पॉट उनका फैसला हो रहा है, बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है, गाड़ी पलटा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है और यही चीज पूरे देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए। और बिहार में खास करके अपराधी जो बेखौफ है उनको डर पैदा करने के लिए योगी मॉडल अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, कहना चाहते हैं कि आप बिहार में योगी मॉडल लाइए, तब अपराधियों का यहाँ पर सफाया होगा, अपराधियों के दिल में डर पैदा होगा। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जिसका उत्तर प्रदेश समझो उसका देश। 80 सीटों वाले इस प्रदेश में
बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 2024 में निश्चित तौर पर बीजेपी इसे अपने हक में भुनाएगी, जबकि विपक्ष लगातार इस बुलडोजर वाली नीति पर सवाल खड़े करता रहा है, सवाल खड़े करता रहेगा। इसलिए लोकसभा चुनाव में बाकी मुद्दे अपनी जगह, मगर बुलडोजर वाला मुद्दा भी जरूर गूंजेगा। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। यह समझना दिलचस्प है कि हिंदी पट्टी में विपक्ष की राजनीति का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किस तरह बीजेपी के अभेद्य किले के तौर पर लगातार मजबूत होता गया है। अपराध के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ की नीति ने यहां बार बार बीजेपी का परचम लहराया है। आपको याद होगा कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 80 में से 64 सीटें अकेले अपने दम पर जीत ली थी। ये यहां हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से 80 में से 64 2019 में। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में भी देखिए यहां पर बीजेपी ने अकेले अपने दम पर विधानसभा की 403 में से 225 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में बेहद धमाकेदार वापसी की थी और उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ये बुलडोजर भी था। तो अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 272 तक पहुंच गया था। अब इस जीत ने राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को एक प्रकार से प्रतिष्ठित कर दिया। उत्तर प्रदेश में जनता ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर मानो मोहर लगा दी और उसके बाद से राज्य में हुए लगातार हर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और ये योगी आदित्यनाथ का ही, उनके नेतृत्व का ही कमाल है। तो उधर बुलडोजर के द्वारा बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चुनावी जीत की आस लगाए बैठी है, तो इधर विपक्ष बीजेपी को परास्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत तेजी से सक्रिय हुई हैं। अखिलेश यादव से मिलने के बाद वो नवीन पटनायक से मिलने वाली हैं। ममता का प्रयास ये है कि वो 6 दल एक साथ आ जाएं जो न केवल बीजेपी के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ, दोनों के साथ नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी जो फॉर्मूला बना रही हैं उसमें कांग्रेस कहीं भी नहीं है। अब कांग्रेस ममता के इस दांव से तिलमिलाई हुई है। तो क्या माना जाए कि 2024 की फाइनल फाइट में मोदी के खिलाफ लड़ाई के लिए ममता बनर्जी ने अपना फॉर्मूला बदल दिया है? क्योंकि जो ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अकेले दम पर लोकसभा की जंग की तैयारी कर रही थी, वो अब नई मोर्चाबंदी को तैयार है। राहुल के बहाने बीजेपी पर ममता बनर्जी का हमला लोकसभा चुनाव में आर पार वाली भिड़ंत की ललकार है। রাহুল গান্ধী থাকলে মোদীকে কেউ করলো কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদীর সবচেয়ে বড় পার্টি বললাম না বুঝে सबसे बड़ा किया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का ये बयान उस अभियान का आगाज माना जा सकता है जो 2024 के चुनाव में नजर आ सकता है। चुनाव से पहले कांग्रेस विहीन मोर्चे का गठन हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद अब ममता बनर्जी नवीन पटनायक से मुलाकात करने वाली हैं। सवाल ये है कि क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी अब जोर पकड़ने वाली है? हालांकि कांग्रेस ममता के रुख को अलग ही दिशा दे रही है। मोदी ममता के बीच सांठगांठ की बात कह रही है। ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को
ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है, ना ममता की ना राहुल की। वो अपना घर संभाले, हम अपना संभाले हुए हैं। हमारा मोदी है, उसी से हमारा चल रहा है, आगे भी चलेगा, देश भी चलेगा। वो तय करे कौन किसके साथ रहेंगे। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की कोशिश उन 6 दलों को साथ लाने की है जिसने अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही दूरी बना रखी है। यही वजह है कि इस मोर्चे में टीएमसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, बीआरएस, बीजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीएस को साथ लाने की कोशिश हो रही है। समीकरण ये है कि सभी दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से लोकसभा की 200 सीटों पर सीधा मुकाबला किया जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन दलों ने करीब 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जैसे नेता भी कांग्रेस से अपनी भूमिका तय करने की बात कह रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर मोर्चाबंदी तेज कर रहे हैं। आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन न दिखाई दे। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती। और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। मैं उनके साथ काम किया हूं, मुझे कोई सलाह नहीं देनी है। वो इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या सलाह दे सकता हूं उस पार्टी को। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस ने अगर सही रास्ता अपनाया होता तो बीजेपी देश में नहीं होती। सबके प्रति आदर और सम्मान के साथ मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज मोदी सरकार को हटाना जोर, जुल्म, जाति और असंवैधानिक कार्य जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह देश को लूटा जा रहा है, 4-6 उद्योगपतियों को गाढ़ी कमाई जनता की उनके तिजोरी में डाली जा रही है। एक सप्ताह से संसद नहीं चल रही है, अडानी पर जेपीसी नहीं बन रही है। मुख्य मुद्दा आज ये है कि हम लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं या नहीं। जहां तक सवाल है गठबंधन का, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बगैर किसी भी सार्थक गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साल 2019 के चुनावों से पहले भी ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव ने देश में गैर बीजेपी और कांग्रेस गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी। तब कुछ पार्टियां इसके लिए तैयार भी हुई थी, लेकिन अंत में बात नहीं बन सकी थी। अब 24 से पहले ऐसी ही कोशिश परवान चल रही है, जिसे लेकर राजनीति बढ़ रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर 2024 में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी रहेंगे तो उससे बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी भी यही चाह रही है कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ही हो। मगर क्या वाकई ऐसा है? आइए इसे अगर हम आंकड़ों से समझें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। अब देखिए यहां हम आपको बताएं किस तरह से 543 सीटों में से कांग्रेस ने 207 सीटें यहां पर जीती थी। बीजेपी को तब सिर्फ 116 सीटें ही मिली थी। अब देखिए इसके बाद अगर हम 2014 में आए तो स्थिति किस तरह से बदलती थी। 2014 में राजनीतिक स्थिति बदल गई और बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी को बनाया गया। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी युवा नेता बनकर उभरे सामने आए, लेकिन जो परिणाम आए वो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले थे। कैसे? आइए आंकड़े हम एक बार बिल्कुल इसी तरह से आपको दिखा देते हैं जैसे हमने 2019 के और 2009 के आपको दिखाए। 543 सीटों में बीजेपी ने रिकॉर्ड 282 सीटें यहां पर जीत ली थी और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें ही यहां पर आई थी। ये परिणाम हम 2014 का बता रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। 2019 का परिणाम भी हम आपको दिखाएंगे, 303 सीटें बीजेपी की, वो भी आपको पता है। मतलब ये हुआ कि यहां साफ था कि मोदी लहर के आगे राहुल गांधी बुरी तरह से पस्त हो गए थे और 5 साल बाद फिर से लोकसभा हुए भी तो बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही थे और विपक्ष में था महागठबंधन।
महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी थे और यहां जो परिणाम आए वो भी चौंकाने वाले थे, वो आपको बताएं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 303 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 52 सीटें ही आई। हालांकि 44 से यह आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा बहुत, लेकिन यह आंकड़ा किसी काम का नहीं था। 303 बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, जबरदस्त जीत थी, अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, और कांग्रेस सिर्फ 52 पर सिमट गई थी। तो यही आंकड़े ममता बनर्जी को कोंगदूर से दूर कर रहे हैं, और की बदौलत ममता बनर्जी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं। तो ये तो बात हुई ममता बनर्जी की, और एक गठबंधन की जो विपक्ष चाहता है नरेंद्र मोदी के सामने बने। लेकिन विपक्ष के कई दल कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस तो राहुल के बयान और उस पर हो रहे घमासान में उलझी हुई है। आज भी राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल के विरुद्ध हमलों की नई किश्त जारी कर दी। कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। माफी का सवाल नहीं। रेगुलर नोटिस अपनी जगह पर आकर के चर्चा चाहते हैं। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। स्वीकृत हुआ। असलियत यह है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार सत्ता पक्ष खड़ा होकर सदन नहीं चलने दे रहा। न शोर थम रहा है। सभी से मेरा निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जनजातियों के कल्याण समिति के 16वें न थम रहे हैं हमले, न सियासत थम रही है, न हंगामा थम रहा है। तो पिछले हफ्ते से राहुल गांधी के विदेश वाले बयान पर संसद में जो रार शुरू हुई, जो तकरार शुरू हुई, उसका असर हर रोज दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर संसद में जबरदस्त बवाल हो रहा है, और इस हंगामे के बीच राहुल गांधी संसद में अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं। सदन में बोलने का मौका देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं। अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजकर नियम 357 के तहत बोलने की इजाजत मांगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने पहले भी स्पीकर से इजाजत मांगी थी, लेकिन उनकी मांग नियमों के तहत नहीं थी, लिहाजा नए सिरे से राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। लंदन से लौटने पर भी राहुल गांधी ने स्पीकर के सामने अपनी मांग रखी थी, सदन में बात रखने का मौका देने की बात कही थी। सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने दें। इस बीच संसद में लगातार दूसरे हफ्ते भी हंगामा जारी है। ऐसे में राहुल गांधी को बोलने का मौका कब मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो वो क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच सरकार के मंत्रियों की ओर से राहुल पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज को ना, ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही, ठीक है। दोनों हाउसेज में मिला के जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता, ओके। फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहाँ लाएंगे? बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बता रही है। पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग पर ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज आकर अड़ंगा डालते हैं और हाउस को एडजर्न करते हैं। हम सारे विपक्षी नेताओं पे तो कार्रवाई हो जाती है, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन इन लोगों के लिए क्यों नहीं लागू होता है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं? संसद इसीलिए होती है कि जनता की समस्या उठे,
गवर्नमेंट उसको सही अपना व्यक्त करे मत। लोग जब परेशान हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान ना आए, ये बहुत अजीब स्थिति है। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इतने गंभीर घोटाले पर सरकार की तरफ से बयान तक कोई नहीं आ रहा। जांच की तो बात समझिए, तो ये दोषी तो है ही कहीं न कहीं। लंदन के अपने दौरे में राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई थी और सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। सरकार का कहना है कि राहुल ने विदेशी धरती पर देश का नाम खराब किया, विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम किया। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।